सो हाय गाइस, दिस इज़ कार्तिक दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोग की सर्टिफाइड कॉपीज़ एंड कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स। सो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे एंड यू विल गेन समथिंग फ्रॉम द वीडियो। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं। तो अगर हम लॉ के पेपर में स्टार्ट करें तो मेरे लॉ के एग्ज़ामिनेशन के अंदर आई गोट 66 मार्क्स, जो कि बहुत कम है मेरे लिए, बहुत कम थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड 75, मतलब तैयारी जो थी वो 75 से 80 के बीच में थी। बट बहुत कम मार्क्स है जेन्युइनली बताऊँ तो, ठीक है। तो अगर हम अब मूव ऑन करते हैं आगे, तो लेट्स सी कि मेरे कितने मार्क्स बने थे एग्जामिनेशन में। दैट वाज 44 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट, और उसको छोड़ करके इट वाज 22 मार्क्स इन दी एमसीक्यू पार्ट। तो मतलब 66 मिलके ग्रेस मार्क्स इन्होंने नहीं दिए। मतलब कुल मिला के समझो तो आईसीएआई के हिसाब से पेपर स्टैंडर्ड था, बट स्टिल द मार्क्स वर वेरी लो, ठीक है। पर हम देखते हैं कि किस तरीके से मेरे मार्क्स थे एंड कैसे मैंने प्रेजेंटेशन की। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने फर्स्ट से ही शुरू किया था, इसके अंदर कुछ वोटिंग राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। चेंज द राइट्स ऑफ इट शेयर होल्डर, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स था। ये वो वाला क्वेश्चन था जिसमें वेरिएशन ऑफ वोटिंग राइट्स एंड ऑल, वो डिफरेंशियल वाला। तो आप देखोगे प्रेजेंटेशन के अंदर रेलेवेंट प्रोविज़न लिखा मैंने, सेक्शन 48 मेंशन किया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स लिखे एंड यू कैन सी किस तरीके से लिखे, एंड अंडरलाइन भी देख लो, ऑथराइज बाय आर्टिकल्स, होल्डर्स ऑफ 3/4 शेयर्स। उसके बाद प्रोवाइडेड सच टर्म शेल नॉट बी प्रोहिबिटेड। इस तरीके से मैंने सारे पॉइंट्स लिखे। फिर डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो डिस्कशन में मैंने इस केस के बारे में बताया कि इन द गिवन केस एमएनओ लिमिटेड ऐसा ऐसा जो भी है, एंड उसी के बाद मैंने आंसर भी दिया। द कंपनी एज पर द प्रोविजंस कैन वेरी द राइट्स। इस तरीके से मेरा यहाँ तक आंसर चला। एंड फर्स्ट आंसर में आई गोट 4 आउट ऑफ 5, मतलब आंसर सही था। अब अभी भी इनको कुछ कमी लग रही थी तो शायद इन्होंने मार्क नहीं दिया, बट अगर आप आंसर देखोगे तो फुल फ्लेजेड अच्छा खासा आंसर था। मे बी कुछ कमी होगी बट आंसर सही था, जस्ट प्रेजेंटेशन या एक आधा थोड़ा बहुत कंटेंट की कमी थी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं अपने फर्स्ट का बी वाला पार्ट। इसके अंदर इन्होंने मेजरली किस चीज़ के बारे में पूछा है, ऑब्जेक्शंस थी कुछ। इसके अंदर पीरियोडिकल समराइज रिटर्न वाला था ये क्वेश्चन, सेक्शन 128, जो कि इसमें मैंने गलती कर दी थी। मैंने सही आंसर लिख के इसको गलत कर दिया था। तो आप देखोगे इसमें मुझे सिर्फ 2 नंबर मिले हुए हैं आउट ऑफ 5 मार्क्स। तो सेक्शन मेंशन किया है, रेलेवेंट प्रोविजन हेडिंग डाली, सेक्शन मेंशन किया, सब बता दिया, रजिस्टर्ड ऑफिस ये सब। यहाँ देखो, यहाँ मैंने गलती कर दी थी शायद। इसमें जो प्रोविज़न है ना, यहाँ पे मंथली बेसिस नहीं लिखा मैंने, यहाँ तक लिख के पीरियोडिकल रिटर्न्स पीरियोडिकली टू द रजिस्टर्ड ऑफिस लिख के फुल स्टॉप लगा दिया था। बाद में इसको कोमा करके ऑन अ मंथली बेसिस अलग से ऐड किया था, बिकॉज मेरे को बाद में ऐसा क्लिक हुआ कि कहीं मंथली बेसिस तो नहीं लिखा हुआ। तो ये मंथली बेसिस मैंने बाद में ऐड किया, और आगे भी एक आधी जगह पे मंथली बेसिस वगैरह मैंने कुछ ऐड किया था। तो ये एक मेरे आंसर में गड़बड़ हो गई थी मुझसे। जैसे कि आप देखोगे ऑल्सो देर इज़ नो नीड, ऐसा कुछ लिख रहा था मैं, क्योंकि पहले मैंने मंथली प्रोविज़न नहीं किया था। फिर बाद में मैंने नो को कट करके ऑल्सो देर इज़ द प्रोविज़न रिगार्डिंग मंथली पीरियोडिकल समराइज रिटर्न्स एंड इज़ नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरे से गलत हो गया था, और इस चक्कर में इन्होंने सिर्फ आधे आधे करके 2 ही मार्क्स दिए, जो कि सही नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। यहाँ गड़बड़ हो गई थी, मैंने सही आंसर को गलत कर दिया था। हाउएवर प्रोविज़न और जो प्रेजेंटेशन थी दैट वाज एप्ट। थर्ड पार्ट देखें, इसका 4 मार्क्स का था, इसमें 2.5 दिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये अपना फेमा का क्वेश्चन था, ठीक है। आप देखोगे रेलेवेंट प्रोविज़न लिखा है, फेमा 1999 इतना लिख दिया। अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इज़ अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया इतने इतने दिन, बट इट डज नॉट इंक्लूड, 3 पॉइंट लिख दिए। एंड इट शैल नॉट इंक्लूड, वो पूरा प्रोविज़न लिख दिया। इसका मार्क्स एक भी अब पता नहीं कैसे दिया इन्होंने, बट चेकिंग करी हुई है, ठीक है। एनालिसिस कंक्लूजन के अंदर पहले मैंने थोड़ी डिटेल दे दी, और यहाँ पे सारा कंक्लूजन दे दिया। तो मार्क्स देखोगे 2.5 मार्क्स दिए। पता नहीं प्रेजेंटेशन की कमी के कारण नहीं दिए या क्या रीज़न है, बट मार्क्स थोड़े से कम हैं, क्योंकि आंसर मेरे हिसाब से ये ठीक था, है ना। तो इस तरीके से कुछ प्रेजेंटेशन था, इतना अच्छा नहीं गया इसका स्कोर मेरा पहले क्वेश्चन का। अगर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रेजोल्यूशंस टू बी पास्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, प्राइवेट प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। फिर नॉन अलॉटमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, और ये सब चीज़ें हैं। तो इसका देखते हैं। तो पहला सेक्शन 42 ये बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट, अपने को पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स 200, हाईलाइट भी किया और इन्होंने इस पे ही किया हुआ, ठीक है। तो ये दोनों इन्होंने चेक कर रखे हैं, इतना पार्ट अपना ठीक है, ठीक है। सेकंड का अब आंसर लिख रहा हूँ मैं। द अलॉटमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट 60 डेज़ में करना है, प्रोविज़न लिख दिया मैंने।
अदरवाइज़ रिफ़ंड कर दो 15 दिन में, ये सब लिख दिया। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट कंपनी के ऊपर जो भी है 15% से इंटरेस्ट लगेगा। इसको भी इन्होंने ठीक किया हुआ, पता नहीं कितने मार्क्स दिए बट ठीक किया हुआ है। एंड थर्ड पार्ट जो था इसका, थर्ड, इन केस शेयर्स वर अलॉटेड विद इन रिक्विजिट टाइम व्हेन द कंपनी स्टार्ट यूटिलाइजिंग द फंड्स। तो इन केस द शेयर्स, ये वाला मेरे को नहीं आता था, तुक्का मारा था इसमें। शेयर्स आर अलॉटेड इन द रिक्विजिट टाइम, कंपनी कैन स्टार्ट यूटिलाइज आफ्टर अलॉटमेंट। तो इतने मार्क्स मिले, 2.5 मार्क्स 5 में से। अब पता नहीं सही आंसर क्या है, इतना मैंने एग्ज़ाम के बाद नहीं देखा इस चीज़ पर, बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से इतने मार्क्स हैं। अब अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। तो मुझे इसमें 5 में से 4 मिले। लेट्स सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये वाला था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होल्डिंग 500 शेयर्स था, ठीक है। इसमें डिसेंटिंग शेयर होल्डर का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे जॉइंट, इसमें पहले वाला पार्ट तो जॉइंट शेयर होल्डर का है ना, एक सेकेंड, हाँ ये पहला पार्ट जॉइंट शेयर होल्डर का था। तो ये मैंने काफ़ी, मुझे ध्यान है, बुक के लैंग्वेज से मैच किया हुआ आंसर आप देखोगे तो इसमें कीवर्ड्स काफ़ी यूज़ किए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे ना, मैंने सेक्शन नहीं लिखा था क्योंकि मुझे याद नहीं था, सीधा लिख दिया प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। द जॉइंट शेयर होल्डर्स, इसमें पोलिंग शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी आएगा कैसे, नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो जिसका जुगाड़ हायर शेयर्स वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर लिखा एंड इसमें इन्होंने मेरे को मार्क्स दे भी रखे हैं, ठीक है। एंड इसका जो सेकंड पार्ट था, ये 2 मार्क्स का था फर्स्ट पार्ट, तो इसमें अपनों को कितने मार्क्स दे दिए, 2 दे दिए ना, है ना। और सेकंड पार्ट भी 2 मार्क्स का था। इसमें देख लेते हैं, हैविंग अ नेटवर्थ, ये 3 का था, 3 में से 2 दे रखे हैं। और सेकंड में हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 110 करोड़ एंड अ टर्नओवर ऑफ 450। तो इनको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, तो डिपॉजिट के लिए वो एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया आता है, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया सेक्शन 76। अब एलिजिबिलिटी के लिए तीनों क्राइटेरिया लिखे हैं, देखो अंडरलाइन के, नेटवर्थ 100 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़, एसआर पास कर दिया, तीनों इन्होंने चेक कर रखे हैं। और यहाँ लिख दिया कि इट कैन एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ मैंने अंडरलाइन नहीं किया था बट ठीक है, आंसर छोटा था तो इन्होंने रीड कर लिया, तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई और मार्क्स भी पूरे मिल गए। तो इसमें 5 मिले, 5 में से 4 मिले, ठीक है। एंड थर्ड जो पार्ट था उसके अंदर जनरल क्लोजेज एक्ट का जो पार्ट था, इसमें आप देखोगे 2 पार्ट्स के थे ये। तो इसमें मेरे को इन्होंने 4 में से 4 दे रखे हैं। तो जीसीए के क्वेश्चन में भी पूरे मार्क्स है, ठीक है। तो जैसे अपने सी का पार्ट देखते हैं कि ये वो वाला पार्ट था जिसके अंदर इनको रिमूव करना है ना, वो वाला पार्ट था। तो ये देखो मैंने लिखा, रेलेवेंट प्रोविजन एज पर दी जनरल क्लोजेज एक्ट वेयर अ पावर हैज़ बीन कन्फर्ड बाय एन अथॉरिटी टू अपॉइंट सच पावर अनलेस देयर इज़ एनी अदर कंटेक्स्ट शैल इंक्लूड द पावर टू डिसमिस। अब ये कैसे हो पाया, देखो लैंग्वेज एकदम मैच सी हो रही है, काइंड ऑफ मैच हो रही है, और ये ऐसा लग रहा है कि लॉ की ही लैंग्वेज है। तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स याद नहीं करे, लैंग्वेज को भी रीड करता था और लिखता था, इसी के कारण लैंग्वेज फ्रेम भी कर पाया पेपर में। देखो दैट इज़ पावर टू डिसमिस, पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू डिसमिस। कंक्लूजन लिख दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट, एंड इसका जो भी है ठीक है, ठीक है, इस तरीके से करा। एंड सेकंड पार्ट देखोगे, हेंस देयर हैज़ बीन, इसकी इनवैलिड कंटेंशन है, ये सब पूरे मार्क्स दे दिए। और सेकंड जो पार्ट था इसका, इसने चेक इशू किया था, ठीक है। ये वाला मेरे को क्लिक नहीं हुआ था बट मुझे बाय चांस याद आ गया कि जो चेक्स है ना वो 3 महीने बाद का होता था, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ था डिसओनर का, जो अपने बिल्स की ग्रेस होती है, उसकी 3 दिन की ग्रेस होती है, तो उससे मेरे को दिमाग में आ गया। देखो अब कैसे करना है। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम it shall be sufficient if first day is excluded in a series containing from and last day is included containing to। ये सारे keywords मैंने अंडरलाइन किए हुए, इन्होंने यही चेक किया हुआ है, ठीक है। Hence M issued the check on 31/12 which is due within 3 months, that is starting from 1st Jan to 1st April। अब इसके आगे देखो, the check was deposited on 31st/3 which is within the time, है ना। तो परफेक्ट है एकदम, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं। और 3 दिन का ग्रेस मैंने नहीं डाला क्योंकि चेक्स में ग्रेस होता नहीं, मैं उस टाइम पे कंफ्यूज हो गया था कि 3 दिन का ग्रेस आएगा या नहीं। एक आधा क्वेश्चन था पुराने क्वेश्चन बैंक के अंदर, इसलिए वो ग्रेस वाला मेरे दिमाग में आया था। ग्रेस आता है ना, आपको याद होगा 12th 11th 12th में अपनों को अकाउंट्स के अंदर 3 दिन का ग्रेस दिया जाता था एक्सेप्टेंसेस के अंदर, बिल्स के अंदर। तो वो वाला ग्रेस मैं डालने वाला था बट उससे आंसर चेंज ना होता, बट एट दी एंड नहीं डाला तो ठीक है, काम बन गया अपना। इसमें मेरे को 2 में से 2 पूरे मिले। जीसीए का क्वेश्चन है, जीसीए में स्कोरिंग इतनी होती नहीं, आप देखते हो क्योंकि लैंग्वेज टफ है, बट फिर भी नंबर दे रखे हैं क्योंकि प्रोविज़न सही था। इसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया था सीधा 5th क्वेश्चन। इसमें पहले में मेरे को 5 में से 3 मिले 5th ए के अंदर।
क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एजीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस इन द लाइट्स ऑफ अबव बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन का करेक्ट है या नहीं। वैकेंसी ऑफ ऑडिटर्स है, जो कैजुअल वैकेंसी होती है उसको फिलअप करने के लिए जो भी सिस्टम है सारा, ठीक है, वो इन्होंने पूछा हुआ है। तो अब देख लेते हैं अपने। ये मेरे को लैंग्वेज इसकी इतनी अच्छे से याद आ नहीं रही थी, तो थोड़ा सा काइंड ऑफ कैजुअल लैंग्वेज थी इसमें मेरी। सेक्शन मेंशन कर दिया पूरा। ऑडिट कमिटी शैल रेकमेंड द नेम ऑफ ऑडिटर, सारा लिख दिया। कमिटी का मतलब कहानी से लिख के आया था इसमें मैं, ठीक है। आप देखोगे तो काफ़ी कहानी से लिखे हुए, पॉइंटर्स कम थे मेरे पास इसमें, बट फिर भी ठीक ठाक इन्होंने नंबर दे दिए थे मुझे, तो ठीक था। ये वाला मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं था आंसर मेरा, तो काइंड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सा था। अगर इसका बी पार्ट देखते हैं, इसमें विसल ब्लोअर्स जो आता है एलएलपी के अंदर वो वाला, और दूसरे वाला जो पार्ट था एलएलपी के अंदर फॉल्स क्लेम की लायबिलिटी थी। तो इसमें देखोगे आप, मेरे को 5 में से सिर्फ 2 नंबर दिए। तो विसल ब्लोअर का अगर अपने आंसर देखते हैं तो कितने मार्क्स दिए इसमें अपनों को। विसल ब्लोअर में 1.5 नंबर दे दिया मुझे, जो कि ये 3 का था उसमें से 1.5 दिया हुआ है। मैंने इतना सारा लिखा, देखो। एज पर एलएलपी एक्ट, कोर्ट्स में रिड्यूस और वेव द पेनल्टी इफ ही प्रोवाइडेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन सच इन्फॉर्मेशन लेड एनी पार्टनर ऑफ बीइंग कन्विक्टेड, ठीक है। कोर्ट शैल ऑल्सो मेक दैट नो पार्टनर शैल बी थ्रेटन्ड, मतलब लेजिट सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी सिर्फ 1.5 नंबर दिया 3 में से। प्योरली मैच की हुई है लैंग्वेज, इससे ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं वाला हूँ मैं, ठीक है। पर पता नहीं अब इन लोगों को क्या है, आई डोंट नो। और जो सेकंड पार्ट था, एज पर एलएलपी एक्ट एनी पार्टनर, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट में पेनल्टी लिखनी थी मुझे। पेनल्टी जितनी याद थी 1 लाख 5 लाख को थोड़ी बहुत लिख दी, तो आधा नंबर दे दिया। टोटल मेरे को इसमें से 5 में से 2 मिल गए थे, बट वो मेरे गलत काटे इन लोगों ने मार्क्स। 3 में से 2.5 तो एटलीस्ट चाहिए थे मुझको, बट ठीक है जो भी। और तीसरा है स्टेट द प्रोविजंस ऑफ जीसीए रिलेटिंग टू जेंडर्स वाला, ठीक है। तो जेंडर में प्लूरल और सिंगुलर वाला वो सब चीज़ें थी, देख ये सब क्या है। अब लैंग्वेज देखो मेरी, एज पर दी जीसीए के सेक्शन याद नहीं थे, सीधे जीसीए लिख रहा था मैं। अनलेस देर इज एनी रिपग्नेंसी टू द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ, वर्ड्स importing masculine gender shall include females and words having singular shall include plural. Legit repugnancy and ये लैंग्वेजेस कॉपी की, तो ये सब याद करोगे। कीवर्ड्स का इम्पैक्ट तो पड़ता ही हमेशा। आप देखोगे ये पॉइंटर्स को मैंने डैश लगा के लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो हाईलाइट हो जाता है। एग्जाम्पल लिखा अच्छे से, वेयर द फ्रेज ही इज मैंशनड इट शैल इंक्लूड शी, बट वेयर लीनियल मेल असेंडेंट इज गिवन इट शैल नॉट इंक्लूड फीमेल। इस तरीके से लिखा। देखो सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट्स होल टाइम डायरेक्टर, ये मेरे को क्वेश्चन बैंक के कोई क्वेश्चन के एग्जाम्पल से याद आ गया, तो वो लिख दिया। सब्सिडरी इंक्लूड सब्सिडरीज, इस टाइम से पूरा लिखा है इन्होंने, चेक भी किया और मार्क्स भी दे रखे हैं इसमें। बट कितने दिए, 2 मार्क्स। इतना लिखने के बाद भी, अच्छी लैंग्वेज लिखने के बाद भी 4 में से 2 नंबर, तो ठीक है। अब उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, जो भी वो चेकिंग कर रहे हैं उनके हिसाब से ही होगी। बट जस्ट टू टेल यू कि इस तरीके से मार्किंग होती है। पहले जीसीए के क्वेश्चन में इससे थोड़ा कम कंटेंट था, बट 2 में से 2 पूरे दे रखे थे, इसमें 4 में से 2 दे रखे, तो कोई इलाज नहीं है इन चीज़ों का। अब 6th क्वेश्चन नेक्स्ट मैंने अटैम्प्ट किया था। 6 में पहले में मेरे को 5 में से 3 दे रखे हैं। सेक्शन 130 का क्वेश्चन है कंपनीज एक्ट का, एडजर्न मीटिंग का है। एडजर्न मीटिंग में नेक्स्ट में कितने लोग आने चाहिए, उस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो रेलेवेंट प्रोविजन लिखा हुआ है, सेक्शन मेंशन किया हुआ है, कंपनीज एक्ट मेंशन कर दिया। अ कंपनी शैल नॉट ओपन बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस, अब ये पहले वाला पार्ट में वो पूछा हुआ है, जो अपना ट्रिब्यूनल जो कॉपीज़ खोलता है, ठीक है। द कोर्ट हैज़ बीन रिसीव द ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड बाय ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय पर्सन कंसर्न्ड हेयर इनकम टैक्स अथॉरिटी आफ्टर हैविंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज प्रॉपर लैंग्वेज लिखी हुई है। द एप्लीकेशन सो कंटेनिंग दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैड बीन मैनेज्ड, ठीक है। अब आगे देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड ओल्डर देन शैल नॉट बी फॉर अ फाइनेंशियल पीरियड ओल्डर देन 8 ईयर्स, ठीक है। इस तरीके से किया हुआ है। सेकंड के अंदर लिखा हुआ है, इफ द कंपनीज डायरेक्टर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 129 और बोर्ड रिपोर्ट्स देन दे कैन वॉलंटरली ओपन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये भी पूरा अच्छे से लैंग्वेज लिखी हुई है। एंड इस तरीके से देखेंगे तो इन लोगों ने कितने मार्क्स दिए, 3 मार्क्स दिए। ठीक थे, थोड़े और दे सकते थे, मे बी मैं प्रेजेंटेशन इंप्रूव करता तो बढ़ जाते मार्क्स। सेकंड पार्ट में देखेंगे तो इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये वाला था, ये वाला पार्ट 6th का बी पार्ट है ना। हु विल साइन द ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, तो प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करेगा, एंड हाउ द क्वालिफिकेशन इज डेल्ट विद, है ना। तो देखो एज पर द प्रोविजंस of the Companies Act, in case of proprietorship concern, the audit report shall be signed by the partner who is CA in practice or who is in charge. The auditor shall be called at annual general meeting. He shall have a right to speak, सारा लिख दिया, ठीक है। और
as the auditor shall read aloud in the AGM qualification observation comments of any transaction having adverse impact. ठीक है, सारा ढंग से लिखा, तब जाके कुछ 3 में से मुझे इन्होंने 1-1.5 नंबर दिया, ज़्यादा नहीं दिया. सेकंड पार्ट क्या था, एक्सपर्ट का कंसेंट आता है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेरे को पता नहीं, इतना ढंग से आता नहीं था, बट ठीक था, मतलब इसमें मिल गए थे नंबर. मैं कंफ्यूज हो गया था इस एक्सपर्ट कंसेंट में, बट नंबर दे दिए थे इन्होंने. तो देखोगे तो ठीक ठाक से दे दिए थे नंबर. अगर आप देखो 1 नंबर मिला इसमें मेरे को 2 में से. तो इस तरीके से चला. सेक्शन भी मेंशन किया हुआ है, प्रोस्पेक्टस भी बता दिया, सच एक्सपर्ट्स कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड, इट वाज नॉट विथड्रॉन, लैंग्वेज लिखी हुई है. तो ठीक है, नंबर बहुत ज़्यादा नहीं दिए, बट काइंड ऑफ दे दिए. बट लॉ में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे रफली 74-75 आने चाहिए थे इसके अंदर, मतलब डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स बढ़ा करके, एंड वो कम हुए हैं. मतलब टोटल 75 तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि आ जाते. अब इसके बाद 6th का सी पार्ट भी किया हुआ है. सी पार्ट के अंदर फेमा का क्वेश्चन है. इसमें मेरे को जहाँ तक ध्यान 4 में से 4 थे. हाँ, अब देखो फेमा के क्वेश्चन में 4 में से 4 है. फेमा छोड़ के मत जाना भाई, इंपॉर्टेंट है एंड अच्छा भी होता है. देखो रेलेवेंट प्रोविजन एज पर प्रोविजंस, फेमा शेड्यूल 3, करंट अफेयर्स, ये पूरा रट के गया था मैं. इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बट रट के गया था तो शायद नंबर मिल भी गए. तो ज़्यादा कंटेंट लिखने के मिलते हैं, ये बात तो सच है. ठीक है. A person resident in India other than an individual may withdraw foreign exchange without any limit except for certain limits specified by the RBI. पूरा लिख दिया अच्छे से. ठीक है. और ये $2.5 लाख की लिमिट डाल दी. इस पर इन्होंने डब्बा लगाया है क्योंकि ये इसको ढूंढ रहे थे. ठीक है. इसके बाद देखो, अब पहले का आंसर है कमीशन टू दी एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स. तो कमीशन टू दी एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया. द RBI, ये पहले हेडिंग लिख दी. अब आगे, द RBI's अप्रूवल शैल बी रिक्वायर्ड इन इज फॉरेन एक्सचेंज इज विड्रॉन मोर देन लोअर ऑफ, दोनों लिमिट्स लिख दी. प्रॉपर लिमिट लिखने के मार्क्स थे, इन्होंने इतने मार्क्स दे दिए मेरे को, 1.5 दे दिया इसका. ठीक है. सेकंड देखोगे, कंसल्टेंसी सर्विसेज आउटसाइड इंडिया. तो इसमें कंसल्टेंसी के 2 आते हैं, इंफ्रा और नॉन इंफ्रा, दोनों लिख दिए मैंने. ठीक है. इफ सच रेमिटेंस फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा डब्बा बना दिया. ठीक है. तो नो अप्रूवल ऑफ RBI इफ रेमिटेंस इज अप टू $10 million एंड इफ अदर प्रोजेक्ट्स तो $1 million. ठीक है. और तीसरा पार्ट जो था रेमिटेंस बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन, इसके अंदर आप देखोगे तो ये भी अप्रूवल ऑफ RBI शैल बी रिक्वायर्ड इफ़ रेमिटेंस इज मोर देन लोअर ऑफ, पूरी लिमिट्स लिख के अच्छे से पूरा क्लीन लैंग्वेज में अच्छी सी राइटिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. इसके बाद किया था थर्ड क्वेश्चन. इसमें मेरे को 8.5 नंबर मिले 14 में से. थर्ड क्वेश्चन का अगर हम पहला पार्ट देखें तो बोनस शेयर्स का है सारा जुगाड़. ठीक है. जितने भी पॉइंट्स लिखने, अब मेरे को 3.5 दिए, मे बी एक आधा पॉइंट मुझे याद नहीं आया था, बट अगर देखोगे किस तरीके से बोनस रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन मेंशन किया है, कंपनीज एक्ट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कहाँ से दे सकते हैं, पूरा लिख दिया. प्रोवाइडेड नो बोनस शैल बी इशूड आउट ऑफ रिजर्व्स क्रिएटेड, लिख दिया. कंपनी में इशू बोनस शेयर्स एज फॉलोज, अप्रूव्ड बाय आर्टिकल्स, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ठीक है. पार्टली पेड शेयर्स को कन्वर्ट करना है, सारे पॉइंट्स लिख दिए. मुझे 2.5 नंबर दिया इसमें से. कितना हो गया टोटल इस वाले का, 5 में से 2.5 नंबर दिया. अब आई डोंट थिंक यार इससे ज़्यादा कुछ लिखूंगा. 1-2 पॉइंट आई नो मिस होता है, बट इससे ज़्यादा क्या ही लिखता है यार, याद भी नहीं आया था. 6-7 पॉइंट सारे याद नहीं रहते. अगला कुछ कोरम, मीटिंग के कोरम से रिलेटेड था, एडजर्नमेंट से रिलेटेड था, तो इसमें मेरे को 4 नंबर दिए 5 में से. ठीक है. देख लो सेक्शन मेंशन किया है, रेलेवेंट प्रोविजन, पूरे सेक्शन के अंदर जो भी पॉइंटर्स थे अप टू 1000 है तो 5 मेंबर्स, मोर देन 1000 अप टू 5000 है 15 मेंबर्स, मोर देन 5000 30 मेंबर्स. कोरम का सारा लिख दिया. ऑल्सो सेक्शन 113 प्रोवाइड्स कंपनीज हु आर मेंबर्स में अपॉइंट, ये जो कंपनीज का प्रॉक्सी अपॉइंट होता है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, वो लिख दिया पूरा. ठीक है. सारा चेक कर रखा है. हायर सच एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, पूरा लिख दिया प्रोविजन. ठीक है. मीटिंग का एडजर्नमेंट बता दिया. ठीक है. डिस्कशन इन द गिवन केस ओनली 14 मेंबर्स वर प्रेजेंट, तो इस केस में ऐसे ऐसे एब्सेंस हो गया है. अब ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा भी था, और सारा आप देख लो प्रोविजन किस तरीके से लिखा है. द कोरम वॉज प्रेजेंट, डब्बा लगा दिया इन्होंने. टिक है. ठीक है. तो इस तरीके से नंबर दिए. अब जो सी पार्ट था इस क्वेश्चन का, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन इन लीगल कंटेक्स्ट. तो iOS का क्वेश्चन था, इसमें 2 नंबर थे मेरे हिसाब से 4 में से. हाँ, 2 नंबर दे रखे. इंटरप्रिटेशन इज़ फाइंडिंग आउट ट्रू सेंस एंड मीनिंग, एक डब्बा लगा दिया. बाकी फालतू लिखा, कोई डब्बा नहीं दे रखा. वाइल कोर्ट्स रेफर्स टू द प्लेन मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, इट इज़ इंटरप्रिटेशन, एक और डब्बा. ठीक है. इंटरप्रिटेशन इज़ फाइंडिंग आउट द रियल मीनिंग ऑफ द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर, इतना लगा दिया. बाकी क्रॉस लगा के 2 नंबर दे के कहानी खत्म. ऐसा किया. मेरे को समझ नहीं आया कैसे इस पर चेकिंग की,
बट ठीक है जो भी है। तो इस तरीके से मेरा लॉ का कुछ रहा था। अगर आप एमसीक्यू में देखोगे तो मेरे रफली 22 नंबर थे, जो कि कम थे मेरे हिसाब से। 2 एमसीक्यूज़ और ठीक हो जाते और थोड़ी बहुत यहाँ पे चेकिंग ठीक हो जाती, तो आई एक्सपेक्ट के आराम से 75 के अराउंड मार्क्स बन जाते। बट ठीक है, जितने भी बने 66 बने, 75 तक होते तो और बेटर होता। बट अगर एक क्रक्स बता दूँ लॉ के पेपर का, तो आपको लॉ में ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स थोड़े इसमें मेरे वाले एग्ज़ाम में काटे थे, आई डोंट नो इन्विजिलेटर टू एग्जामिनर टू एग्जामिनर फ़र्क हो सकता है, बट इट्स ओके। इतनी कोई पैनिक करने वाली, चिंता वाली बात है नहीं। लॉ के एमसीक्यू की बात करूँ तो आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए भाई, डिटेल्ड रीडिंग होनी चाहिए। 30 दिन 60 दिन पेनल्टीज़, क्योंकि वो लोग उसमें कंसेप्ट में और क्या पूछेंगे, यही पूछते हैं 10% 15% फैमा के कोई रेट है वो सब। ठीक है, तो इस तरीके से करो। और बाकी पेपर प्रेजेंटेशन में बताऊं तो रेलेवेंट प्रोविज़न लिखो, फिर फैक्ट्स लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो। ये लिखना ज़रूरी है लॉ के पेपर के अंदर। बट ध्यान रखो कि सेक्शंस मेंशन करोगे तो एडवांटेज तो रहती है, बट नहीं मेंशन करोगे तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइटिंग आपने देख ली मेरी किस तरीके से थी, इट वॉज रीडेबल, अच्छी राइटिंग थी। कट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वो गंदा लगता है, बट थोड़ा हल्का हल्का खुला खुला लिख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये राइटिंग का है सारा। और पेपर करना कैसे है, तो 2 घंटे में, पहले 2 घंटे में जितना कर सको कर लो, यूजुअली हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रह जाएगा, 2 घंटे पूरे होते ही अपने एमसीक्यूज उठा लो, आधे घंटे में एमसीक्यू कर लो। एक क्वेश्चन जो बच गया वो लास्ट आधे घंटे में कर लो। मतलब 5 क्वेश्चन है 14 मार्क्स के, तो हर क्वेश्चन को आधा आधा घंटा दे दो और एमसीक्यूज आधे घंटे में निकाल लो। अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है एमसीक्यू की, तो एमसीक्यूज को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो, उस हिसाब से कर लो। मुश्किल लो में कुछ भी नहीं है, ईजी आता है पेपर, तो एज सच इतना कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक है नहीं। ठीक है, तो लो में मेरे हिसाब से यही रहेगा। बाकी प्रेजेंटेशन आपने देख ही ली। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो, क्योंकि वो भी यही देखते हैं। आपने देखा होगा जैसे बॉक्सेस वगैरह भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे इन लोगों ने बना रखे हैं, क्योंकि वो आके इन्हीं चीज़ों को चेक कर रहे हैं आंसर्स में। तो ज़रूर बॉक्स बना दो, कोई दिक्कत नहीं, अंडरलाइन कर लो, आराम से हो जाएगा। लो का पेपर कंपैरेटिवली मतलब ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है नहीं, तो हो जाता है। ठीक है, और मार्क्स आपने देख ही लिए। जीसीए में मार्क्स दिए भी है मुझे, और किसी क्वेश्चन में जीसीए के आंसर्स लिखे भी थे अच्छे से, पर 2 ही नंबर दिए 4 में से। तो इस तरीके से चलता है। तो कंटेंट अच्छे से लिखो, कंटेंट ज़्यादा लिखोगे आंसर भरा भरा होना चाहिए, तो उनको भी थोड़े से मार्क्स मैंने नोटिस की, ये चीज़ ज़्यादा देते हैं। बट फालतू चीज़ें मत लिखना, कोशिश करो लैंग्वेज की। आपने देखा लैंग्वेज जहाँ अच्छी लिखी हुई है नंबर मिल रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे फोकस करो, बट पैनिक मत करो। ऐसा कुछ क्वेश्चंस में मेरी लैंग्वेज बहुत लूज़ थी, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि 0 दे रखे हैं 5 में से 2.5 दे दिए 3.5 की बजाय, तो 1 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि लैंग्वेज नहीं आ रही तो कुछ नहीं होगा, बट कोशिश करो थोड़ा सा लैंग्वेज इम्प्रूव करने की, वो लैंग्वेज पढ़ के ही इम्प्रूव होएगी। तो इस तरीके से हो जाएगा। बाकी यही था गाइस इसी वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई सजेशंस या क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।